welcome. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma और today's lecture is about pharmacogenetics. ठीक है, सो अगर हम इसके नाम से ही इसका मीनिंग जो है वो समझने की कोशिश करें तो फार्मा और फार्माको एंड जेनेटिक्स, मतलब फार्मा एंड जेनेटिक्स का ही कोई रिलेशन है. ठीक है, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की ब्रांच है विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इन द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू अ ड्रग. आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको देखें ना तो फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जेनेटिक फैक्टर्स जो कि किसी भी कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स करेगा और उसके जेनेटिक फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है. क्या चीज़ है, किसी भी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर एक पर्सन है वो किसी भी अगर मुझे कोई ड्रग दी है उस ड्रग पे उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसकी स्टडी उसकी जो बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है, उसकी बॉडी के कुछ जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ना उसमें, तो उन जेनेटिक फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है इस फार्माकोजेनेटिक्स में, जो कि इंडिविजुअल के जो पर्सन है किसी भी ड्रग के जो रिस्पॉन्स आता है उसकी बॉडी में उस पर इफेक्ट करते हैं ना जो जेनेटिक फैक्टर्स, उसको हमने फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ना है. ठीक है, सो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स. इसमें हमने जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इंडिविजुअल के पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू अ ड्रग. ठीक है, अब जाहिर है इंडिविजुअल्स वेरी इन रिस्पॉन्स. हर पेशेंट में सेम एक अगर आपने सेम ड्रग सेम डोज में दी है सेम रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है कि सेम रिस्पॉन्स आए. ठीक है, अब या तो दो टाइप की वेरिएशन है, या तो क्वालिटेटिव वेरिएशन आती है या क्वांटिटेटिव वेरिएशन आती है. अब क्वालिटेटिव क्या है कि हो सकता है उस ड्रग की वजह से उस बंदे में एलर्जी हो जाए. ठीक है, दैट इज़ क्वालिटेटिव वेरिएशन. एक बंदे में नहीं हो रही है, एक पर्सन में हो रही है, मतलब वेरिएशन आ रही है ना ड्रग के रिस्पॉन्स में. तो अगर क्वालिटेटिव वेरिएशन है मींस एलर्जी, और अगर आप इस क्वांटिटेटिव है ना डेट मीन्स उस बंदे की जो बॉडी है वो रेजिस्ट कर रही है इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग. ठीक हो गया. अब जो जेनेटिक फैक्टर जो इन्वॉल्व हैं, रेस, ठीक है, देन एज ऑफ द पेशेंट और द इंडिविजुअल, देन सेक्स वेदर दैट पर्सन इज अ मेल और द फीमेल. ठीक है, उसके लिवर का साइज़. अब लिवर का साइज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी, बिकॉज लिवर में ही ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है. ठीक है, तो लिवर का साइज़ भी इंपॉर्टेंट है. बॉडी का टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली भी मेटाबॉलिज्म जो है अफेक्ट होता है. देन ड्रग की मेटाबॉलिज्म, या तो वो फास्टली मेटाबलाइज हो रहा है या बहुत देर लग रही है बॉडी में, एक्यूमुलेट हो रहा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, और इसकी एलिमिनेशन कितनी जल्दी हो रही है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो कैसे किसी भी ड्रग की डोज पे जो है वो रिएक्ट उसकी बॉडी करेगी. ठीक है, तो ये वो सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हमने फार्माकोजेनेटिक्स के हेडिंग के अंदर ना स्टडी करना है. ठीक है, कौन कौन से हैं, रेस, एज, सेक्स, लिवर साइज, बॉडी टेम्परेचर, ड्रग की मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. ठीक है, अब कुछ नॉन जेनेटिक वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि ड्रग की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी पर्टिकुलर डोज को, वो ये भी उन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं. उस पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. ठीक है, देन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. फिर एंजाइम्स, कुछ एंजाइम के इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं. ठीक है, मतलब वो अगर वो ड्रग है वो मे बी किसी एंजाइम को जाके इंड्यूस कर दे, उसको एक्टिव कर दे, या हो सकता है वो उसको इनहिबिट कर दे. तो ये चीज़ें भी जो है वो अफेक्ट करती हैं किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स, बॉडी कैसे ड्रग को रिस्पॉन्ड करेगी. ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा नॉन जेनेटिक वेरिएबल्स भी हैं. कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और फिर एंजाइम या तो इंड्यूसर्स हैं या इनहिबिटर्स हैं. अच्छा, एक टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स कर लो, या मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. ठीक है, फॉर्म या एग्जिस्टेंस. तो इसको हम कहते हैं अ स्टेट इन अ पॉपुलेशन व्हेन टू और मोर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज अकर. पॉपुलेशन में एक स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट या एक ऐसा टाइम आता है जब उस पॉपुलेशन में टू और मोर काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म्स जो उनकी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. ये हमने किस बेस पे कह रहे हैं, ये भी ड्रग के रिस्पॉन्स पे ही हम कह रहे हैं कि बॉडी का पर्सन की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ड्रग को, उसके पीछे कौन से जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यही हम फार्माकोजेनेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं ना. पॉलीमॉर्फिज्म भी स्टेट है, एक पॉपुलेशन में एक स्टेट है. ठीक है, ये वर्ड देखो, स्टेट एक या टाइम है एक पॉपुलेशन में, टू और मोर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज जब उसमें एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म.
अब देखो, जेनेटिक कंट्रोल ओवर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर एट द लेवल ऑफ सिंथेसिस और स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जेनेटिक कंट्रोल, अब जो है वो ड्रग, हम फार्माकोजेनेटिक्स में यही पढ़े ना कि जेनेटिक कंट्रोल है या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बंदे में ड्रग के रिस्पॉन्स को जाहिर करवाने में। तो वो जेनेटिक कंट्रोल किस लेवल पे है? प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे है। इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स। जेनेटिक कंट्रोल ओवर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ड्रग नॉर्मली अगर जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो बॉडी में, जो ड्रग हम ले रहे हैं ऑब्वियसली फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा उसका, बट उसको ओवरराइड कौन कर रहा है? जेनेटिक कंट्रोल। अब वो किस लेवल पे हो रहा है ये याद रखना है, सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी? एक तो रिसेप्टर्स हैं, देन आपके पास एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है। दो जेनेटिक कंट्रोल किस लेवल पे हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और आपके पास कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो अफेक्ट होती हैं? रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेनेटिक कोई वेरिएशन या कोई म्यूटेशन हो गई है तो आपके पास कोई पर्टिकुलर जीन थी, अब उस पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेशन नहीं हो रही है, और सपोज करो कि उस जीन से कोई एंजाइम बनना था, ठीक है, जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व था। अगर वो एंजाइम नहीं बन रहा है तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो जाहिर है कि उस बंदे में फिर क्या होगा? उस ड्रग की फर्दर मेटाबॉलिज्म इंटरप्ट होगी, एक्यूमुलेट होगा। ये वही चीज़ें, तो जेनेटिक कंट्रोल ऐसे अफेक्ट करेगा। रिसेप्टर्स होते हैं वो ड्रग के साथ बाइंड करते हैं टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स, एंड एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। रिसेप्टर्स ने क्या करना है? बाइंड करना है ड्रग के साथ, ठीक है, चाहे ड्रग के साथ बाइंड करेंगे तो उसको सेल के अंदर लेके जाएंगे, यही बात है, और फिर अंदर एंजाइम्स पर होंगे जो उसकी मेटाबॉलिज्म करेंगे। अच्छा, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज अ ड्रग माइट गिव अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट मे बी डेंजरस ओकेजनली, ठीक है। हम ये इसलिए स्टडी कर रहे हैं, अगर हमें जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पता होगा कि ये वेरिएशंस हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम उस ड्रग के जो एक डेंजरस रिस्पॉन्स किसी के, अगर हमें पता है इस बंदे में ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको ड्रग वो नहीं देंगे या हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे। बिकॉज अगर हम दे देंगे तो हो सकता है उसमें कोई डेंजरस रिस्पॉन्स या अनयूजुअल रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करे उस बंदे की बॉडी में वो ड्रग। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि ड्रग में बी अनयूजुअल रिस्पॉन्स दे दे इन दैट केसेस, ठीक है, तो हम उससे फिर प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे। अब देखो, हम डिफरेंट ड्रग्स के बारे में अब पढ़ते हैं और फर्दर जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से वो ड्रग्स हमारी बॉडी पे फिर क्या इफेक्ट कॉज करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला ड्रग है मेफेनिटॉइन, ठीक है, ये एंटी कन्वल्सेंट है, मेफेनिटॉइन और एंटी कन्वल्सेंट। अभी ध्यान से समझना, थोड़ा ट्रिकी है। अब देखो, CYP2C19 जो लिखा हुआ है ना, ये जीन है, ठीक हो गया। अब देखो, इस जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा? इस ड्रग की एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, ध्यान से, क्या इस जीन की CYP2C19, ठीक है, इसकी वजह से कैटलाइज, समझो ये आपके पास कोई प्रोडक्ट है जीन का, ऐसे समझो, जीन और जीन का प्रोडक्ट। अब इसने कैटलाइज क्या करना है? इस जीन से क्या कैटलाइजेशन हो रही है? मेफेनिटॉइन की एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन होनी है, ठीक है। मेफेनिटॉइन की क्या हो रही है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, इस जीन के प्रोडक्ट की वजह से। आगे देखो, कुछ, अच्छा, दो किस्म के लोग हैं, एक एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स होते हैं और कुछ होते हैं पुअर मेटाबोलाइजर्स। ये देखो, इनको याद रखो। मेफेनिटॉइन की हम जो है वो मेटाबॉलिज्म स्टडी कर रहे हैं ना, कैसे स्टार्ट हुई है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन से। अब हमने बात की, कुछ एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स होते हैं जो बहुत रैपिडली मेटाबोलाइज कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंट अमाउंट में मेटाबोलाइज कर रहे हैं। कुछ होते हैं पुअर मेटाबोलाइजर्स, उनकी बॉडी में उतना एफिशिएंटली जो है वो ये वाला ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक एक्सटेंसिव है, एक पुअर है। नॉर्मल कौन है? एक्सटेंसिव वाले, ठीक है, जो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज करेंगे दे आर नॉर्मल, और जो पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं दे आर नॉट नॉर्मल। अब देखो, मेफेनिटॉइन जो ड्रग है ना, दो फॉर्म में होता है, एक एस मेफेनिटॉइन होता है, एक होता है आर मेफेनिटॉइन, ठीक है। एस मेफेनिटॉइन की क्या होनी है? हाइड्रोक्सिलेशन होनी है, वही CYP2C19 जो हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है ना, इसने एक्ट करना है एस मेफेनिटॉइन पे, आर वाले पे इसने एक्ट नहीं करना। एस मेफेनिटॉइन की हाइड्रोक्सिलेशन होनी है, और जो आर मेफेनिटॉइन है ना, उसकी होनी है डीमिथाइलेशन, और उसने कन्वर्ट होना है निर्वेनोल, ठीक है। ये देखो, एस मेफेनिटॉइन, ये याद रखो, इसकी होनी है हाइड्रोक्सिलेशन, और कौन कर रही है? ये, ठीक है, ये कैटलाइज कर रही है, इसकी एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन किसकी होनी है? एस की होनी है, बस ये याद रखना है। आर वाले फॉर्म की
नहीं होनी। आर वाले फॉर्म की क्या होनी है, डीमिथाइलेशन, और उसने निर्वानोल में कन्वर्ट होना है। ठीक हो गया। अब देखो जो पुअर देखो अब जो हाइड्रोक्सिलेशन होनी है तो एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, और एस की होनी है। अब जो पुअर मेटाबोलाइजर्स है ना उसके पास एस मेफेनेटोइन हाइड्रोक्सिलेज की मतलब ये वाला एंजाइम नहीं है। ठीक हो गया। और क्या होगा जब ये एंजाइम क्यों नहीं होगा, क्या म्यूटेशन है, बेस पेयर म्यूटेशन आई है आपके पास CYP2C19 जीन में। ठीक, अभी हम दोबारा भी रिवाइज करते हैं क्या हो रहा है, पुअर मेटाबोलाइजर्स में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता। अब देखो हाइड्रोक्सिलेज क्या कर रहा था, एस मेफेनेटोइन की हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा था। अब ये एंजाइम क्यों नहीं है, क्योंकि ये CYP वाली जीन जो थी इसमें बेस पेयर की म्यूटेशन हुई है। अब क्या होगा, एस फॉर्म अब उसकी हाइड्रोक्सिलेशन तो नहीं हो रही, वो क्या करेगा, आर फॉर्म के साथ उसकी भी क्या हो जाएगी, डीमिथाइलेशन, और वो निर्वानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एस फॉर्म भी और आर फॉर्म दोनों के दोनों निर्वानोल में जाएंगी तो पेशेंट की बॉडी उस ड्रग के कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, जो कि पुअर मेटाबोलाइजर्स होंगे, प्रोफाउंड सिडेशन और एटेक्सिया। अगर आप नॉर्मल डोज दोगे ना फिर भी एटेक्सिया और सिडेशन वाली कंडीशन आएगी। अब हम दोबारा देखते हैं, मेफेनेटोइन एक ड्रग है जो कि दो फॉर्म में, एक एस मेफेनेटोइन है और एक आर मेफेनेटोइन है। ठीक है, अब दो किस्म के लोग होते हैं जो इस ड्रग को मतलब रिस्पॉन्स जब जिनमें वेरी हो रहा होता है। एक को हमने कैटेगराइज किया एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स में, और दूसरे को हमने कहा दे आर पुअर मेटाबोलाइजर्स। ठीक है, जो एक्सटेंसिव वाले हैं दे आर नॉर्मल, जो पुअर वाले हैं दे आर एबनॉर्मल। ठीक हो गया, मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अब एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स एस फॉर्म के साथ क्या करते हैं और आर फॉर्म के साथ क्या करते हैं अलग-अलग। देखो एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स ने एस फॉर्म को कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा देनी है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से, और वो जो आर वाले हैं उसको निर्वानोल में कन्वर्ट करना है बाय डीमिथाइलेशन। पुअर मेटाबोलाइजर्स के पास हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं है। जब हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो एस मेफेनेटोइन की क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एस और आर दोनों फॉर्म्स की डीमिथाइलेशन स्टार्ट हो जाती है और वो निर्वानोल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, पुअर में क्यों नहीं है, क्योंकि बेस पेयर म्यूटेशन है इस जीन में। ठीक हो गया। अब जो पर्सन्स पुअर मेटाबोलाइजर्स हैं उनकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, नॉर्मल डोज अगर हम ड्रग के देंगे तो एटेक्सिया और प्रोफाउंड सिडेशन। ठीक हो गया, तो पता चल जाएगा दे आर पुअर मेटाबोलाइजर। हमने इस तरह पता चल जाएगा किसी पेशेंट की बॉडी में सिडेशन और एटेक्सिया हो रहा है नॉर्मल डोज देने से भी, तो हमें पता चलेगा दे आर पुअर मेटाबोलाइजर्स, और फिर हम आगे फर्दर प्रिवेंशन करेंगे, उसको वो ड्रग नहीं देंगे। होप आपको समझ आई होगी ये मेफेनेटोइन विच इज़ एंटी कन्वल्सेंट, ऐसे बॉडी में एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर्स में क्या होता है और पुअर में क्या होता है। आगे ड्रग है वारफेरिन। अब इसके लिए जो जीन है ना वो देखो ये कौन सी है, CYP2C9। ठीक है, अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गई है तो इसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन आ जाएगी, वही के दो फॉर्म्स स्पीशी के दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी फॉर दिस ड्रग। ठीक है, कोई किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, कोई किस तरह करेगा। अब देखो जब इस जीन में आपके पास म्यूटेशन हुई है और पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंडीशन आई है तो क्या होगा, डिक्रीज्ड अफिनिटी फॉर वारफेरिन। जब इस जीन में जो है म्यूटेशन आ गई है तो उसकी बॉडी में क्या होगा, वारफेरिन के लिए अफिनिटी ही ख़त्म हो जाएगी उस बॉडी की, मतलब कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब अफिनिटी कम होगी, मेटाबोलाइज जो है वो कम होगा तो उसकी क्लियरेंस भी कम होगी फिर बॉडी से। ठीक है, तो जब वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इसको हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, मच लो डोजेस, बहुत कम अमाउंट में वारफेरिन देंगे ऐसे बंदों को अगर उनको ज़रूरत है, फिर वो टॉलरेट कर पाएंगे। ठीक है, वारफेरिन CYP2C9 जीन है, उसमें क्या होगी आगे जाके करते हैं कि जीन क्या कर रही है, कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रही होगी जाहिर है ना, तो म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है उसके लिए अफिनिटी फॉर वारफेरिन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब अफिनिटी कम हुई तो मेटाबोलाइजेशन कम होगी, क्लियरेंस या बॉडी से एलिमिनेशन कम होगी, एक्यूमुलेट होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी, और हम इसको टॉलरेट पेशेंट कर सकते हैं ऐसे डिक्रीज अफिनिटी वाले लो डोजेस के साथ। ठीक है, अब देखो अफिनिटी कम होगी है मतलब रेजिस्टेंट ही होगी ना उसकी पेशेंट की बॉडी फॉर वारफेरिन। अब देखो अब इस रेजिस्टेंट की कॉजेज़ देखो, एक तो हेरेडिटरी ऐसा है, मतलब पैदाइशी उसमें ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से वारफेरिन के लिए बॉडी रेजिस्ट हुई हुई है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, एंजाइम जो है ना इन्वॉल्व वो है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है, इसका नाम याद रखना है, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। ओके,
अब जब उस जीन में ये जो CYP वाली जीन थी, इसमें जब म्यूटेशन होगी तो उसने ये वाला एंजाइम बनाना था विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। जब जीन में म्यूटेशन हुई तो एंजाइम भी ज़ाहिर है नॉर्मल नहीं बनेगा, एंजाइम भी एबनॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब जब ये एंजाइम एबनॉर्मल बनेगा तो इसकी वजह से वारफरिन की रेजिस्टेंट कोज होगी, ठीक है। कैसे? ये एंजाइम कर क्या रहा है? ये कर रहा है कि विटामिन के एपोक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, ठीक है। उसको हम KH2 कहते हैं। समझ में आ गई? विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि विटामिन के एपोक्साइड को हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट कर रहा है। ये नॉर्मल एंजाइम ऐसे कर रहा है। जब एंजाइम में म्यूटेशन हुई, अच्छा अब एक और चीज़ पहले म्यूटेशन से पहले पढ़ते हैं। वारफरिन क्या करता है? बाइंड कर जाता है इस एंजाइम के साथ। वारफरिन ने इस एंजाइम के साथ बाइंड करना है, नॉर्मल एंजाइम के साथ, ठीक है। तो वो हाइड्रोक्विनोन की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ठीक हो गया। विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कन्वर्ट कर रहा है विटामिन के एपोक्साइड को एक्टिव हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में। जब ये म्यूटेशन जिन पर्सन्स में नहीं है उसमें क्या करता है? एपोक्साइड इस नॉर्मल एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और ये हाइड्रोक्विनोन बनने नहीं देगा। लेकिन जो पर्सन म्यूटेंट होते हैं, म्यूटेंट एंजाइम्स जो होते हैं, फिर वो ज़ाहिर है इस एंजाइम में म्यूटेशन हो गई। जब वो म्यूटेशन हो जाएगी फिर वारफरिन को अपने साथ बाइंड करने नहीं देगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है टुवर्ड्स वारफरिन। दोबारा देखो, ये आपके पास CYP2C9 एक जीन है जिसने आपके पास विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम बनाया जो कि विटामिन के एपोक्साइड को एक्टिव हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब आपके पास जब एंजाइम नॉर्मल होता है तो इसके साथ वारफरिन बाइंड करता है, ठीक है, और इसको एक्टिव हाइड्रोक्विनोन में विटामिन के को कन्वर्ट नहीं करने देता। लेकिन जब आपके पास इस जीन में म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ये एंजाइम एबनॉर्मल बना तो वारफरिन को अपने साथ बाइंड नहीं करने देगा। जब उसके साथ वारफरिन बाइंड नहीं करेगा तो बॉडी रेजिस्ट करेगी ना, ऑब्वियसली। वारफरिन का काम ही था एंजाइम के साथ बाइंड करना, एंजाइम ही एबनॉर्मल है तो वारफरिन का फिर बॉडी में क्या काम रह गया, ठीक है। इसे कहते हैं वारफरिन की रेजिस्टेंस होगी। तो ये देखो जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, जीन्स इन्वॉल्व हो रही है ना, तो यही हम फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। और ड्रग का रिस्पॉन्ड देखो ना, अब जेनेटिक फैक्टर्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं? जेनेटिक फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग, ठीक है। तो देखो जब वारफरिन की रेजिस्टेंस है, जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है ना, तो रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग तो वेरी करेगा। तो ध्यान रखो यही हम फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। आगे आ गया आइसोनियाजिड। अब ये भी एक ड्रग है। अब आइसोनियाजिड के बारे में अगर हम देखें तो आइसोनियाजिड बॉडी से कैसे मेटाबोलाइज, पहले मैं आपको बताती हूँ। आइसोनियाजिड ड्रग है, लिवर से इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है। कैसे? इसकी एसिटाइलेशन करके इसको बाइंड, कॉन्जुगेशन होनी है इसकी। लिवर आइसोनियाजिड इज कॉन्जुगेटेड विद एसिटाइल को एंजाइम A, ठीक है। और कुछ लोगों में क्या होता है, जेनेटिक डिफरेंस होती है एसिटाइलेशन में, कि आइसोनियाजिड की एसिटाइलेशन या तो कोई फास्ट होते हैं, कुछ पर्सन्स की बॉडी स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या शुरू में बात कर ली कि आइसोनियाजिड की जो मेटाबॉलिज्म कैसे होनी स्टार्ट होनी है, उसकी एसिटाइलेशन होनी है लिवर में। अब देखो इसके लिए भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं स्पीशी में। कुछ होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स, ये देखो, और होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स, ठीक है। फास्ट एसिटाइलेटर्स डोमिनेंट है और जो स्लो है ना उनमें एंजाइम्स ही बहुत कम अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा है। दोनों ही अब नॉर्मल कंडीशन है, कुछ ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। फास्ट एसिटाइलेटर्स है वो डोमिनेंट तो हैं बट, और जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं वो लेस एंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हैं, बट दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। अब देखो फास्ट है या स्लो है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ठीक हो गया। फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं फॉर आइसोनियाजिड और कुछ होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर पर्सन फास्ट एसिटाइलेटर है या स्लो? हम जब उसमें ड्रग देते हैं ना तो आफ्टर सम टाइम हम उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं उस ड्रग की कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि ये वेदर दैट पर्सन इज़ अ फास्ट एसिटाइलेटर और अ स्लो वन। दोज विद कंसंट्रेशन मोर देन 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर ml आर स्लो एसिटाइलेटर्स, ठीक है। ये हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिनमें 2.5 से जो है वो अमाउंट कम होगी उनकी बॉडी में इस आइसोनियाजिड के आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर स्लो एसिटाइलेटर्स, और जिनकी इससे ज़्यादा होगी दे आर
फास्ट वन। अब देखो जो आइसोनियाज़िड है स्लो एसिटाइलेटर्स हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा ना, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ स्लो एसिटाइलेटर्स में इंक्रीज होती है 3 आवर्स तक जाती है। देखो कम मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी था, एसिटाइलेशन। आइसोनियाज़िड के लिए स्लो एसिटाइलेटर्स में बहुत स्लोली एसिटाइलेट हो रहा है, इसकी एसिटाइलेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होगा, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बॉडी से एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसकी मेटाबोलाइजेशन ही नहीं हो रही है, तो वो आइसोनियाज़िड फॉर्म जो है उसमें उसकी हाफ लाइफ बॉडी में भर के 3 घंटे हो रही है, क्योंकि उसकी मेटाबोलाइजेशन उतनी फास्टली नहीं हो रही है, ठीक है। देन स्लो एसिटाइलेटर्स में क्या बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। फास्ट वाले में हेपेटिक टॉक्सिसिटी। स्लो एसिटाइलेटर्स में अगर हम आइसोनियाज़िड देंगे तो उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आपको शो होंगे। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं उनमें जब आइसोनियाज़िड को इंजेक्ट करेंगे या उनको देते हैं तो उनमें हेपेटिक टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। आइसोनियाज़िड ड्रग है, लिवर में इसकी मेटाबोलाइजेशन स्टार्ट होती है बाय एसिटाइलेशन। कुछ लोग फास्ट होते हैं एसिटाइलेटर्स, कुछ स्लो होते हैं। वो हमने कैसे देख लेना, प्लाज्मा कंसनट्रेशन चेक कर लेंगे, 2.5 तक हुई तो स्लो हैं, उससे ज़्यादा हुई तो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं। स्लो एसिटाइलेटर्स में क्या सिम्टम्स आते हैं, उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी शो होती है, और जो फास्ट वाले होते हैं उनमें हेपेटिक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ होते हैं पर्सन्स फास्ट इनएक्टिवेटर्स ऑफ द ड्रग, कुछ होते हैं स्लो इनएक्टिवेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये हम जनरल बता रहे हैं, कुछ फास्ट इनएक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ स्लो इनएक्टिवेटर्स। जनरल क्राइटेरिया इसमें अमाउंट की बताएं ना, तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन आफ्टर 9.8 मिलीग्राम पर केजी डोज पर्सन। हमने कोई भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में नहीं कह रहे, वैसे हम ड्रग्स के स्टडी करें। एक नॉर्मल क्राइटेरिया कि कुछ पर्सन फास्टली ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ स्लो इनएक्टिवेटर्स होते हैं। ऐसा बंदा जिसमें हमें 9.8 मिलीग्राम पर केजी डोज दी है किसी भी ड्रग की, और उसके बाद उसमें प्लाज्मा में कंसनट्रेशन सिर्फ 1 mcg/ml है, तो दैट आर फास्ट इनएक्टिवेटर, ठीक है। 9.8 से सिर्फ और सिर्फ 1 रह गई है, तो मतलब दे आर फास्ट ना। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग। अब देखो इतनी जल्दी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देंगे तो जो जिस मकसद के लिए ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया है वो तो पूरा ही नहीं होगा, गया और मेटाबोलाइज हो गया ड्रग, अपना काम तो वो कर ही नहीं पाया। तो वो वाले बंदे नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा ड्रग देना पड़ेगा ताकि उनकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और वो ड्रग अपना काम कर सके बॉडी में, ठीक है। स्लो इनएक्टिवेटर्स वो होते हैं जिनमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन अगर हम 9.8 मिलीग्राम पर केजी डोज दें ना तो 4.5 mcg/ml हो। दे आर स्लो इनएक्टिवेटर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। उनमें प्लाज्मा कंसनट्रेशन 4.5 तक होगी, मेंटेन होगी ड्रग। इनमें क्या मसला होता है कि ड्रग फिर एक्यूमुलेट होने लग जाता है और फिर टॉक्सिसिटी कोज हो जाती है, ठीक है। फास्ट वाले में क्या होगा, ड्रग इतनी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा कि जिस मकसद के लिए उसको बॉडी में डाला गया था वो पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। और स्लो वाले क्या होंगे, उसमें मकसद तो पूरा होगा बट ड्रग वहीं पे रह जाएगा, एक्यूमुलेट ही होता रहेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखो आइसोनियाज़िड के लिए हमने पढ़ा कि स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, ठीक है। स्लो एसिटाइलेटर्स मतलब उसको इनएक्टिवेट स्लोली कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या, वहाँ पे भी देखो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। और फिर प्रोकेनामाइड और हाइड्रोलाजीन जो होती है ड्रग्स, ठीक है, इन दोनों की जगह स्लो इनएक्टिवेशन अगर पर्सन्स में हम डालें ये ड्रग, तो जब स्लो इनएक्टिवेशन होगी एक्यूमुलेशन से ल्यूपस जो है वो इससे वाले सिम्टम्स जो हैं कॉज होंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलाजीन क्या होता है। हाइड्रोलाजीन इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। इसकी भी फर्दर एसिटाइलेशन होनी है लिवर में एज अ फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। लिवर में इसकी क्या हो रही है, एसिटाइलेशन, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। अब इसमें भी फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं और स्लो एसिटाइलेटर्स हैं। अब फास्ट एसिटाइलेटर्स में बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, स्लो एसिटाइलेटर्स में ज़्यादा हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी है क्या, बायो अवेलेबिलिटी अगर आसान या कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इट इज़ अ फ्रैक्शन। जो आपने ड्रग आपने बॉडी में इंजेक्ट की है, ठीक है, उसकी फ्रैक्शन, कितनी फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल मेटाबोलाइज नहीं, जो नॉर्मल ड्रग दी है वही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितनी है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द नॉर्मल अमाउंट, मतलब नॉर्मल या जो देखो जिस फॉर्म में ड्रग दिया गया है, ठीक है, आप उसी फॉर्म में बिफोर मेटाबोलाइजेशन वो कितना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होगा, कितनी फ्रैक्शन में वो ड्रग होगा, उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी,
ठीक है। अब देखो जब फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म उसकी करेंगे तो क्या उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मल अमाउंट जो है फॉर्म ऑफ ड्रग में रहेगी, कम होगी ना जब फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं, जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ही कम कॉज करेगा। मतलब कहने का ये है कि जब जो फास्ट एसिटाइलेटर्स हैं फास्टली मेटाबोलाइज करेंगे जिसकी वजह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इस ड्रग की अमाउंट कम होती जाएगी। जब अमाउंट कम है तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कैसे वो कॉज करेगा, ठीक है। स्लो एसिटाइलेटर्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाले में डिक्रीज होगी तो बायो अवेलेबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा टॉक्सिक इफेक्ट्स एसएलई मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज हो सकती है। देन आपके पास एक और चीज़ आती है, अभी ये डिफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, डिफेक्टिव ईस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो एक एंजाइम है सूडोकोलिन ईस्टरेज, ठीक है, ईस्टरेज से पता चल रहा है ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा ये, ऊपर भी ये था डिफेक्टिव ईस्टर हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब आप सक्सिनाइल कोलिन ड्रग है उसको आपने जब किसी पेशेंट को दिया तो हाफ एज रैपिडली मतलब जितना ड्रग दिया उसका हाफ अमाउंट जो है बहुत जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है, वो मतलब ये ड्रग बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है बॉडी में। अब क्या होगा अगर आपके कैसे मेटाबॉलिज्म, इसके मेटाबॉलिज्म में सूडोकोलिन ईस्टरेज एंजाइम इन्वॉल्व है जो उसकी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अगर इसी एंजाइम में जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए, एक पेशेंट है आपके पास उसमें सूडोकोलिन एस्टरेज एंजाइम में जेनेटिक डिफेक्ट है, उसको जब आप सक्सिनाइल कोलिन दोगे ना उसकी मेटाबॉलिज्म फिर नहीं होगी। जब सक्सिनाइल कोलिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ऐसे पेशेंट्स में जब आप सक्सिनाइल कोलिन को दोगे उनमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज होगा, पैरालिसिस एंड एपनिया। क्या क्या हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, पैरालिसिस एंड एपनिया, ये तीन कंडीशंस उनमें होनी है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, पैरालिसिस एंड एपनिया। डिफेक्टिव ईस्टर हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल में हमने सक्सिनाइल कोलिन पढ़ा और उन पेशेंट्स में सूडोकोलिन एस्टरेज नहीं है जिसकी वजह से सक्सिनाइल कोलिन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, और फिर भी अगर उन्होंने सक्सिनाइल कोलिन हमने ऐसे पेशेंट को दे दिया जिसमें सूडोकोलिन एस्टरेज नहीं है तो क्या सिम्टम्स शो होंगे, पैरालिसिस, एपनिया एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। अच्छा अब एक चीज़ है कि ग्लूटाथायोन हमें पता है जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ना ग्लूटाथायोन उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्रॉम एनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में जो ग्लूटाथायोन होता है मतलब इन शॉर्ट कि वो आरबीसी की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उसकी शेप मेंटेन कर रहा है। अब हमें पता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डीहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का है कि वो ग्लूकोज को फर्दर ऐसे मेटाबोलाइज करके आगे जो था HMP शंट पाथवे से, ठीक है, NADPH बनते हैं और NADPH की वजह से रिड्यूस ग्लूटाथायोन बनते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब जब ये इतना इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए जब अगर आपके पास G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलेगा तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वो आरबीसी की मेम्ब्रेन की शेप चेंज कर देगा। जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, आरबीसी की मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगी तो उसकी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब शेप ही चेंज होगी कैपिलरीज में से गुजर नहीं सकेगा, मैक्रोफेजेस पकड़ लेंगे और उनको एज एबनॉर्मल कंसीडर करके उनकी फेगोसाइटोसिस और फर्दर हिमोलिसिस वगैरह एक्सटेंसिव स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें ऐसे बताया हुआ है कि ड्रग्स जो कि हिमोलिसिस कॉज कर रहे हैं, मतलब ऐसे ड्रग्स जो आपकी बॉडी में जाके रिड्यूस ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं या रिड्यूस को बनने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोफ्यूरेन, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड्स एंड एस्पायरिन। क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन ये साइड पे कर दिया, सल्फोनामाइड्स हो गया, फिर एस्पायरिन हो गया, फिर नाइट्रोफ्यूरेन हो गया, इनकी वजह से हिमोलिसिस स्टार्ट होगी। अब एक कंडीशन है मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया। अच्छा अब ये ऐसी है ऑटोसोमल ना डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक हो गया। अब मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट्स में इनएबिलिटी होती है कि वो कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर कर सकें, ठीक है। इट इज़ इम्पेयर्ड एबिलिटी टू स्टोर कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कैल्शियम स्टोर नहीं होगा। हमें पता है ना मसल की जब हमने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, जब वो डीपोलराइजेशन होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम निकलता है, मायोसिन एक्टिन मिलते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये चीज़ है। बट जो मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया वाले पेशेंट है ना उनमें क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर ही नहीं होता है, ठीक है।
इम्पेयर्ड एबिलिटी टू स्टोर कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिगरिंग स्टिमुलस क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट्स। ट्रिगरिंग स्टिमुलस ये है मैलिग्नेंट हाइपरपेरेक्सिया के लिए, एक तो जनरल एनेस्थीसिया अगर हम उस पेशेंट को दें या मसल रिलैक्सेंट्स दे दें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ कैल्शियम होता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैल्शियम को स्टोर नहीं कर पा रहा, तो उसमें से कैल्शियम बाहर ही निकलता रहेगा। ट्रिगरिंग स्टिमुलस के कैल्शियम बाहर निकले, वो जीए मतलब जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट्स है। प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम निकलेगा मायोसिन जो मॉडलिंग से बाइंड करेगा, मायोसिन एक्टिन मिलेंगे, तो मैसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास लैक्टिक एसिड की कंसनट्रेशन और बॉडी की टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया। क्या होता है, इनमें पेशेंट्स कैल्शियम को स्टोर नहीं कर पाते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ट्रिगरिंग स्टिमुलस अगर आप उस पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया या मसल रिलैक्सेंट्स दो, जिसकी वजह से कैल्शियम कॉन्टिन्यूस और मैसिव अमाउंट में रिलीज होता रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब कैल्शियम ज़्यादा बाहर आता जाएगा, मैसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके प्लाज्मा में एक तो बॉडी टेम्परेचर एक तो उसका रेज कर जाएगा और प्लाज्मा में लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरपायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब ये होता है फीवर, ठीक है। हाइपरपायरेक्सिया और ज़्यादा मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो नीचे भी देखो, इसकी एक सिम्टम क्या है, हाई बॉडी टेम्परेचर। अब आता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखो, जेनेटिक इनएबिलिटी टू कन्वर्ट विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। हमें पता है विटामिन डी किडनी में जाके अपनी एक्टिव फॉर्म में 125 डाइहाइड्रो जो भी था वो उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब लिवर में 25 और किडनी में जाके 125, ठीक है। तो किडनी में उसने अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। अगर किडनी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है उसकी सेल्स की जीन्स में, जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पा रहा जिसने विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब होगा बट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। जेनेटिक इनएबिलिटी है कि विटामिन डी को हम उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। हमें पता है जब विटामिन डी नहीं में होता तो रिकेट्स कॉज होती हैं, ठीक है, बोन्स वीक हो जाती हैं। देन हमारे पास लास्ट स्लाइड जो है वो है ए कैटालेजिया। अच्छा, अब हम इसमें ना पहले इसको ए कैटालेजिया को स्टडी करने से पहले पढ़ते हैं कैटालेज एंजाइम क्या करता है। ए कैटालेजिया और कैटालेज रिलेटेड चीज़ें। कैटालेज क्या करेगा, H2O2 को कैटालाइज करेगा, कैटालाइज नहीं, उसको कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर में, ठीक है। हाइड्रोजन ये जो पेरोक्साइड है H2O2, कैटालेज एंजाइम इस पर एक्ट करके इसको ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली ये हो रहा है। और जो ऑक्सीजन बनी है ना वो उसकी होती है एंटीसेप्टिक इफेक्ट, ठीक हो गया। ऑक्सीजन और वाटर बना, ऑक्सीजन का एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है। अगर आपके पास ये कैटालेज एंजाइम जो है इसको बनाने वाली जीन ही नहीं है, एब्सेंट है, तो कैटालेज एंजाइम नहीं बनेगा। जाहिर है जीन से फर्दर उसकी ट्रांसक्रिप्शन जब होनी है तो ये वाली प्रोटीन, एंजाइम में प्रोटीन्स होते हैं ना, तो ये बननी है। जब वो जीन ही सिरे से है ही एब्सेंट जीन, जब जीन एब्सेंट है तो जाहिर है कैटालेज एंजाइम उन पेशेंट्स में नहीं होगा। जब कैटालेज एंजाइम नहीं होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट भी नहीं होंगी ये चीज़ें, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ नॉट एन इफेक्टिव एंटीसेप्टिक। ऑक्सीजन वॉज एन एंटीसेप्टिक, उसके अच्छे इफेक्ट है, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इनइफेक्टिव। इसमें इसका कोई एंटीसेप्टिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ए कैटालेजिया, ठीक है। कैटालेज एंजाइम के लिए जीन नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसे हम कहते हैं ए कैटालेजिया। दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोजेनेटिक्स। उसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, फिर उनका रिस्पॉन्स एंड देन फर्दर कुछ डिजीजेज हमने पढ़ी हैं। होप कि ये ईजी हो गया होगा। Thanks for watching.